हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है साइज एंड शेप ऑफ समरफील्ड इलिप्टिक ऑर्बिट। ओके। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जहां पर स्टॉप किया था उसी के आगे से वी आर कंटिन्यूइंग, है ना। सो अगर इक्वेशन 13 हम देखें तो इक्वेशन 13 से ए की वैल्यू ये आती है। सो लेट मी शो यू इक्वेशन नंबर 13। इक्वेशन नंबर 13, यस, यहाँ से देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इजीली मिल जाएगा आपको। यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है। ओके, यहाँ से ए की वैल्यू जो है आपके पास ये आ जाएगी। करेक्ट। अब हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पी थीटा की वैल्यू क्या होती है, के एच अपॉन 2 पाई होती है। और ये सोमरफील्ड की कंडीशन अपन ने देखी थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन बी बाय ए जो है वो के बाय एन के इक्वल होता है। यहाँ से अगर अपन इस वाले इक्वेशन से बी की वैल्यू निकालें तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के अपॉन एम। ये सारी वैल्यूज हमें ऊपर रखनी है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में रखनी है। तो यहाँ पर तो देखो पी थीटा है, इस पी थीटा की जगह क्या पुट करना है, के एच अपॉन 2 पाई पुट करना है। ओके और उसके बाद में अपन अपने पास जब रेशियो पुट करेंगे तो जो b है ये रहा बी स्क्वायर। अगेन अगेन इस b की जगह अपन को क्या पुट करना है, a k अपॉन n। तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना है और जो रिमेनिंग है उनको लिख लेना है। सो फाइनली वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर a, दिस वन। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके इसमें भी जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाता है ए का एक्सप्रेशन, ये वाला आ जाएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो ए की एक पावर ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी और फिर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो वो हमें इक्वेशन नंबर 15 मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 15। ठीक है। उसके बाद नाउ अगर बिकॉज हमारे पास कुछ टर्म्स जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट रख लेते हैं, जैसे कि प्लांक कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो इन सबको मिला के एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं ए नोट। और ए नोट जो है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड जो ग्राउंड स्टेट होता है उसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस निकाली थी और अगर इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें सेम वही वैल्यू मिलती है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं दैट दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अगर इस टर्म को ए नोट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, एक तो एन स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, नीचे क्या बचेगा, जेड बचेगा, बाकी पूरा टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए नोट को। सो हमारे पास इस वाली इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, a is equals to n square by z a naught. Okay. Further, if we use the expression b is equals to ak by n, क्यों? क्योंकि हमें पता है क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी सोमरफील्ड की, b by a is equals to k by n। सो यहाँ से हम अगर b की वैल्यू निकालें तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ से a की वैल्यू उठा के और यहाँ पर पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास b रह जाएगा और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करने के बाद और सोल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा b की वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर 16 और एक इक्वेशन नंबर 17। क्योंकि इक्वेशन 16 में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेमी मेजर एक्सिस की मिल रही है और इक्वेशन 17 में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेमी माइनर एक्सिस की मिल रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों से ए और बी से हमें ऑर्बिट का शेप जो है वो पता चलेगा। ओके सो अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि शुरुआत प्रीवियस लेक्चर में देखना एन की वैल्यू जो थी वो हमारे पास कितनी थी, के प्लस एन आर थी। और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख भी लिया था कि k जो होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 1 2 3 से लेके n तक जाती है। ओके इसके अलावा हमारे पास सोमरफील्ड की कंडीशन भी होती है b बाय ए इज इक्वल्स टू k बाय n। ओके सो अब जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी वही ऑर्बिट जो है कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके सो नाउ लेट अस कंसीडर द फर्स्ट फ्यू केसेस। कुछ केसेस हम कंसीडर कर लेते हैं और उनके शेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने देखा था कि जो n की वैल्यू थी वो 1 2 एंड सो ऑन था, nr जो था वो हमने देख लिया था कि 1 2 एंड सो ऑन था, लेकिन k की सॉरी nr की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0 से शुरू हो रही थी बट k की वैल्यू जो थी वो 1 2 से शुरू हो रही थी। तो सबकी मिनिमम वैल्यूज ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये n की वैल्यू रख लेते हैं, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, करेक्ट। n इक्वल टू 1 पे आपका k क्या पॉसिबल होता है, अब देखो n की वैल्यू है nr प्लस k, अगर आपने इसकी ही वैल्यू 1 मान ली और k की तो मिनिमम वैल्यू ही 1 है तो जाहिर सी बात है कि nr की वैल्यू क्या है, 0 ही होगी। इसीलिए n इक्वल टू 1 में आपको k की और कोई वैल्यू नहीं मिल सकती, सिर्फ एक वैल्यू मिल सकती है एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो वी हैव k इज इक्वल टू 1। तो n आपको 1 मिल गया, k आपको 1 मिल गया, तो कंडीशन हम निकालते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 15 एंड 16 सॉरी फॉर 16 एंड 17 a और b की वैल्यू निकालते हैं, करेक्ट।
और हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से देखो सबसे पहले A की वैल्यू निकालते हैं। तो N की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1, तो ऊपर आ जाएगा 1। हाइड्रोजन के लिए Z भी कितना होता है, 1, और यहाँ पे कितना है, A नोट। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है, A नोट की इक्वल आ रही है। इस इक्वेशन से B देखो, N और K दोनों की वैल्यू क्या है, 1 एंड 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन Z कितना है, 1, और साइड में क्या है, A नोट। तो एज वी कैन सी कि A की वैल्यू भी A नोट आ रही है और B की वैल्यू भी A नोट आ रही है। तो इन दैट केस हमारा A और B जो है, यानी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल होंगी। तो इलिप्स अगर अपन बनाते हैं, इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल हो जाती है, तो इलिप्स किसका फॉर्म ले लेता है, सर्कल का। सो इन दैट केस जब n इक्वल टू 1 है और k इक्वल टू 1 है, तो आपके पास ऑर्बिट बनेगा सर्कुलर ऑर्बिट। सो दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस a नॉट विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द बोर्स ऑर्बिट। तो सोमरफील्ड की कंडीशन ने, सोमरफील्ड ने अपने पोस्टुलेट्स में भी क्या कहा था कि बोर ने तो ये कहा था कि ऑर्बिट जो है वो केवल सर्कुलर होगा, लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा था, नहीं नहीं, सर्कुलर के साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन से सर्कुलर ऑर्बिट तो हमें मिल गया। नाउ वी विल सी कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट किस कंडीशन में होगा। सो नेक्स्ट टर्न आता है हमारा n इक्वल टू 2 का, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 वाला केस तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अब हम n इक्वल टू 2 वाला केस कंसीडर करेंगे। तो n इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि k की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो अगेन लेट्स गो फॉर दिस nr प्लस k। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर ये वैल्यू मुझे 2 रखनी है तो दो चांसेस हैं, या तो ये 0 प्लस 2 हो जाए, क्योंकि nr की वैल्यू तो 0 से शुरू हो सकती है, या फिर अगर इसको 2 रखना है तो एक और चांस है कि nr की वैल्यू भी 1 हो जाए और k की वैल्यू भी 1 हो जाए। यानी कि जब n इक्वल टू 2 है तो उस वक्त k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है। सो फॉर n इक्वल टू 2 हैव, हमारे पास k इक्वल टू 2 भी पॉसिबल है और k इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है। दोनों केसेस के अंदर हमें a एंड b निकालना पड़ेगा। सो जो a का फॉर्मूला था इक्वेशन नंबर 16 में, वो था हमारा n स्क्वायर बाय z a नोट। अब यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 2 है और k इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, और z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4a नोट। और b जो है, b हमारे पास कितना था, n k अपॉन z a नोट। तो यहाँ पे n भी हमारे पास कितना है, 2, k भी हमारे पास कितना है, 2, z इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1, तो ये भी कितना आ रहा है, 4a नोट। यानी कि a और b अगेन हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। 4a नोट रेडियस का एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल आपको ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सर्कुलर ऑर्बिट बनेगा, जिसकी रेडियस जो होगी, ये रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 4a नोट दे रखी है। ये सर्कल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, n इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 2। दूसरा केस अपने पास आता है k इक्वल टू 1 का। k इक्वल टू 1 के अंदर a निकालते हैं सबसे पहले, n स्क्वायर अपॉन z a नोट। तो z की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू हमें ऊपर से क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, तो 4 बाय 1 a नोट। तो इस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4a नोट। लेकिन b कितना था, b था आपका n के अपॉन z a नोट। तो इस कंडीशन में n की वैल्यू 2 है बट k की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी 1 है और a नोट, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 2a नोट। इस कंडीशन में आप ध्यान से देखें तो सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू 4a नोट आ रही है विच इज द लार्जर वन, और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू 2a नोट आ रही है विच इज द स्मॉलर वन। इट मीन्स इट विल नॉट बी अ सर्कल एट ऑल बिकॉज a एंड b आर डिफरेंट, सो इट विल बी एन इलिप्स। तो यहाँ पर देखो एक इलिप्स बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है, और ये इलिप्स किसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है, व्हेन n इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 1। और इसमें आपके पास ये सेमी माइनर एक्सिस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2a नोट होगी, और ये आपके पास देखो वापस सेमी मेजर एक्सिस इसी के अंदर बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4o नोट। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल भी बन रहा है और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। सो वी कैन से फॉर n इक्वल टू 2 वी हैव अ बोर्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4a नोट and an elliptical orbit with semi major axis 4a नोट and semi minor axis 2a नोट। सो ये डायग्राम हो गया सेकंड कंडीशन में। थर्ड जो है वो मैं आपका होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, n इक्वल टू 3 के लिए। तो तीन पॉसिबिलिटी लेना, n इज इक्वल टू हमारे पास होता है nr प्लस k। तो अगर इसको 3 रखना है तो एक पॉसिबिलिटी है 0 प्लस 3, एक पॉसिबिलिटी है 1 प्लस 2, एक पॉसिबिलिटी है 2 प्लस 1। तो k की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। तो k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1। नाउ फॉर्मूला पुट करना, a इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय z a नोट, और b पुट करना n के अपॉन z a नोट, और वहां से a और b की वैल्यू निकालना। फर्स्ट केस में आपको 9a नोट का सर्कल मिलेगा,
सेकंड केस में आपको इलिप्स मिलेगा 9a0 6a0 का, थर्ड केस में आपको इलिप्स मिलेगा 9a0 3a0 का। तो अगर यहाँ पर तीनों अपन ऑर्बिट बनाते हैं तो वो ऑर्बिट का पिक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सर्कल बन रहा है n इक्वल टू 3 k इक्वल टू 3 का, सेकंड इलिप्स बन रहा है आपके पास n इक्वल टू 3 k इक्वल टू 2, और थर्ड इलिप्स आपके पास बन रहा है n इक्वल टू 3 k इक्वल टू 1। सो इस तरह से हमें साइज भी पता चल गया और शेप भी पता चल गया। ठीक है, सो यही हमको प्रूव करना था। बाकी ये सब जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम में आपको लिख के भी नहीं आना है। दैट्स इट, साइज भी हो गया, शेप भी हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो सोमरफील्ड रिमूव the degeneracy in the total energy of electron moving in different k orbits for a given n by introducing the relativistic variation of मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आपने देखा था कि सेम n के लिए k की वैल्यू, जैसे n इक्वल टू 3 मानो, k इक्वल टू 3 का ऑर्बिट आ रहा है, k इक्वल टू 2 का ऑर्बिट आ रहा है, k इक्वल टू 1 का ऑर्बिट आ रहा है, और आपने डीजनरेसी के बारे में पढ़ा होगा, एक ही लेवल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज जो होती है वो आपके पास अगर आ जाती है तो इसकी एनर्जी और जाहिर सी बात है हमारे पास मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड डीजनरेसी, यानी एक लेवल के करस्पॉन्डिंग आपको 3 लेवल अलग अलग मिल रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिट मिल गए ना आपको। अभी अपन ने ऊपर देखा कि एक इलिप्स, एक सर्कल, 2 इलिप्स और एक सर्कल, 3 ऑर्बिट मिल गए। तो दिस इज कॉल्ड डीजनरेसी, जो कि ऊपर इस थ्योरी में अगर आप पढ़ेंगे, ये वाला थ्योरी है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ये Sommerfield's introduction of the elliptical orbit adds no new energy level and hence fails to explain the fine structure। वो जो भी है हमारे पास में डीजनरेसी वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। एनीवेज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक करेक्शन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सो करेक्शन जो है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन कैसे दिया सोमरफील्ड ने, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ओके, शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत आपको करनी है यहाँ से। ओके, in elliptical orbit the velocity of electron varies and is largest near the perihelion. The actual size of the relativistic correction depends upon the average velocity of the electron which not just forget about it, मत करो कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल मत करो, डायरेक्टली आओ, डीजनरेसी पे आओ। डीजनरेसी हमें हटानी है कुल मिला के, छोड़ो ये थ्योरी भी, डोंट गो फॉर दिस। लेट, मैंने कहा था डेरिवेशन मैटर करता है, एग्जाम के पर्पज से हम पढ़ रहे हैं। आप डायरेक्टली सोमरफील्ड का रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो है उसका एग्जाम में डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यूजिंग द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम रिलेटिविस्टिक करेक्शन को कंसिडर करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है ये। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है? आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको पता हो, नहीं है तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। आपने देखा होगा आइंस्टीन ने ये कहा था कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, mc² होती है। और रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अंदर ये जो टोटल एनर्जी होती है ये दो तरह की एनर्जी से मिलकर बनी होती है, रेस्ट मास एनर्जी, ओके, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, mc² आ जाएगा। अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास m0 है तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, m0c²। तो रेस्ट मास एनर्जी कितनी आ जाएगी, m0c² आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी को मान लीजिए अपन k से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा mc²। ओके, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि m जो होता है वो रेस्ट मास से कैसे कनेक्टेड होता है, √1 - v²/c²। तो यहाँ से m0c² प्लस k इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v²/c², और साथ में यहाँ पे आ जाएगा c²। हमें यहाँ से काइनेटिक की वैल्यू निकालनी है तो रेस्ट मास को उधर भेज दो, तो m0c² √1 - v²/c² माइनस m0c², और यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा m0c²। तो काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। अब हम जानते हैं m0 जो है वो तो रेस्ट मास है। सोमरफील्ड को अपन को पता है कि इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन की जो पाथ की इक्वेशन दी वो सोमरफील्ड ने ये वाली दी थी। बस फर्क सिर्फ इतना है, ध्यान रखिए, उस वाले पहले वाली में मतलब विदाउट रिलेटिविस्टिक थ्योरी यहाँ पर सिर्फ थीटा था, कॉस थीटा था। अब आप देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा की जगह गामा थीटा हो गया। सो इस गामा का इंटरप्रिटेशन क्या है वो देख लीजिए। ये जो गामा होता है इट इज अ कांस्टेंट, और ये क्या शो करता है, क्योंकि हमने देखा था कि ऑर्बिट जो है वो सर्कल भी हो सकता
सकता है और इलिप्स भी हो सकता है। तो पाथ जो चेंज होते रहना चाहिए। अगर आपने सिंपली कॉस थीटा ले लिया तो पार्टिकल उसी पाथ पे कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, चेंज करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर थीटा की जगह अगर अपन गामा थीटा ले लेते हैं और गामा को कुछ कांस्टेंट रख देते हैं तो उससे होगा क्या, इट शोज दैट आर डज नॉट रिटर्न टू अ गिवन वैल्यू व्हेन थीटा इंक्रीजेस बाय 2 पाई, यानी कि एक जब इलिप्स कंप्लीट होगा तो वो वापस उसी पे नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार आपका थीटा जो है वो गामा से मल्टीप्लाई हो गया है, तो दूसरा इलिप्स बनेगा। फिर थीटा इस तरह से, यानी कि इस तरह से ऑर्बिट जो है वो चेंज होते जाएंगे हर बार जब भी एक राउंड कंप्लीट होगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहां से हमारे पास एक इलिप्स बना, करेक्ट, और बाद में एक 2 पाई का एंगल कंप्लीट होते ही वो गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरा इलिप्स बनेगा हमारे पास, फिर गामा का इफेक्ट आएगा, फिर तीसरा इलिप्स बनेगा हमारे पास, इस तरह से होगा। तो हमारे पास द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग इलिप्स बट द पेरिहेलियन ऑफ द ऑर्बिट। ये काम का नहीं है, बस गामा का मतलब आपको समझना है, यहाँ पर गामा क्यों है, और इस डायग्राम को आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, इसके बाद में taking the effect of relativistic precision into account, Sommerfeld calculated total energy of electron in an orbit characterized by the quantum number n and k as this। अब आप ही सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कैसे आया। हम इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा सोमरफील्ड की थ्योरी से टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन किया था, और हमने शुरुआत काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से ही की थी, पर वहां पे हमने काइनेटिक कितनी ली थी, 1/2 mv², करेक्ट। इस बार हम काइनेटिक एनर्जी कौन सी लेंगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। सेम डेरिवेशन जो प्रीवियस लेक्चर का अगर किया जाए, बस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दिया जाए, हाफ वी mv² की जगह रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अगर ले ली जाए, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, तो डेरिवेशन करने के बाद एनर्जी ये मिलेगी, जिसका डेरिवेशन आप तो आपको एग्जाम में करना है, और आप देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ पे बुक में भी नहीं किया हुआ है। जिसको भी जानना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, उसके लिए एक्सरसाइज कंसीडर कर लीजिए। बाकी मैंने ये करके देखा है, वी गेट दिस। अगर वो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम रिलेटिविस्टिक करते हैं और वापस वही डेरिवेशन करते हैं, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, क्योंकि वो तो प्रीवियसली था ही नहीं, तो एक्चुअल में हमने एक कांस्टेंट लिया था E²/2 एप्सिलॉन नॉट HC, and we have replaced this constant by alpha. This is called a fine structure constant. Its value is about 1/137. ठीक है। द लास्ट एक्सप्रेशन में ऑल्सो भी रिटर्न एज। अब इसके अंदर हम रिडबर्ग कांस्टेंट को भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये जो जाना पहचाना टर्म लग रहा है, इसको आर इंफिनिटी के टर्म्स में लिख देते हैं। तो सेम एक्सप्रेशन जो है, इट टेक्स दिस फॉर्म where r infinity is equal to this value. It is a Rydberg constant for an infinitely heavy nucleus. Okay, टर्म अगर वैल्यूज निकालते हैं तो टर्म वैल्यूज का फॉर्मूला बता दिया था पिछले लेक्चर में, t इज इक्वल टू होता है -e/hc। तो ऑलरेडी एक माइनस है, इसको इधर ले लो, और बाकी इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, hc से डिवाइड कर दो, तो hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये आपका एज इट इज आ रहा है। तो हमें टर्म वैल्यूज मिल चुकी है। अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दो टर्म आ जाएगी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। नाउ इफ यू सी प्रीवियस लेक्चर, तो आपको पता चलेगा द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज द सेम as that derived by Bohr for circular orbit। तो ये आपके पास बोर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई टर्म वैल्यू है। तो सेकेंड टर्म है, ये क्या आया है, ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन बेसिकली आया है। सो द एंड गिव्स द मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो तो फर्स्ट टर्म से ही मिलेगा। द सेकेंड टर्म इज द रिलेटिविटी करेक्शन डेल्टा टी। तो क्योंकि टर्म शिफ्ट ले रहे हैं, इसलिए इस पार्ट को करेक्शन मान लेते हैं, इसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है वो डेल्टा टी हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी कांस्टेंट हमें पता है, फॉर एग्जांपल आर इंफिनिटी की वैल्यू हमें पता है, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, ये रख दिया, जेड की पता नहीं है क्योंकि अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होगा, एन का भी फिलहाल नहीं पता है, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे तो टर्म शिफ्ट का ये फॉर्मूला आ जाएगा, और इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सोमरफील्ड का रिलेटिविस्टिक करेक्शन का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, तो आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, लेवल बनाते हैं। तो रिलेटिविटी शिफ्ट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस के लेवल्स के लिए,
और n और k के लिए। तो देखो हम z इक्वल टू 1 लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, ओके, n इक्वल टू 1 2 3 के लिए लेते हैं। सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था साइज एंड शेप वाले टॉपिक में कि जब n इक्वल टू 1 होता है तो k की वैल्यू केवल 1 पॉसिबल होती है, जब n इक्वल टू 2 होता है तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल होती है 2 एंड 1, और जब n इक्वल टू 3 होता है तो k की वैल्यू पॉसिबल होती है 3 2 1। डेल्टा टी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला कैलकुलेट करके बताऊंगी, सेकंड वाला आपको खुद का करना है। ये रहा आपका पास फॉर्मूला n और k 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए ये रहा, तो यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 रख दो, k इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो डेल्टा टी हमारे पास कितना आ जाएगा 5.84, z की पावर 4 है, z हमारे पास कितना है 1 क्योंकि हाइड्रोजन एट है, n क्यूब, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का क्यूब, साथ में हमारे पास क्या है 1 बाय k, तो 1 बाय के हमारे पास कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 1 है, माइनस 3/4n, 3/4n, n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना होता है 1/4 होता है, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, तो इसको आप 4 से डिवाइड करके देख लेना, आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी और आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी ये। ठीक है, इस वक्त हम सेपरेशन बिटवीन के लेवल्स की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि के का लेवल ही एक है, तो सेपरेशन किसके साथ लेंगे, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 आपको रखना है, सेम वे the way I have calculated the value of delta t, in the same way now you will calculate the value of delta t and you will get this expression for n equal to 2 and k equal to 2, and you will get this expression for n equal to 2 and k equal to 1. So we have two different k levels, because we have two different k levels, so we can calculate the separation between k levels. So now we will draw टू डिफरेंट लेवल और इसमें से इसको माइनस कर देना, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द सेपरेशन बिटवीन के लेवल्स एंड यू विल गेट द सेपरेशन एज 0.365। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 3 लेते हैं तो आपके पास तीन वैल्यूज आएगी, एक ये लेवल आएगा, एक ये लेवल आएगा, एक ये लेवल आएगा, तो जो आपको सेपरेशन है वो किस किस के बीच में कैलकुलेट की हुई है, इन दोनों लेवल का जो सेपरेशन आएगा यानी डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा, और नीचे वाले जो दो लेवल है इनका जो सेपरेशन आएगा वो आपके पास इतना आएगा। तो ये टेबल भी बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है। ओके, सिलेक्शन रूल आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन रूल आपके पास है डेल्टा के इज इक्वल टू +-1, इसी वजह से हमने जो सेपरेशन लिया है वो केवल इन दो का और इन दो का लिया है। वाई, क्योंकि के के अगर तीन लेवल होंगे तो के की वैल्यू सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हमारे पास ट्रांजिशन तभी मिलेगा जब के की वैल्यू या तो +1 से चेंज हो या -1 से चेंज हो, यानी कि या तो के की वैल्यू 1 से बढ़े या 1 से घटे, तो 1 से 2 में जा सकता है तो के बढ़ गया एक नंबर से, और या फिर 2 से 3 में जा सकता है तब भी के 1 से बढ़ गया, तो इन्हीं लेवल का सेपरेशन लेना पड़ेगा और इन्हीं लेवल का लेना पड़ेगा। 3 से 1 का सेपरेशन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 और 1 का जो डिफरेंस आता है वो 2 का आ जाता है, तो जो डेल्टा के है वो आपका 2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेक्शन रूल्स। तो ये सिलेक्शन रूल जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एच अल्फा लाइन क्या होती है। अब हम एक डायग्राम देखते हैं और वो डायग्राम आपको बताता है हाइड्रोजन एटम में अपन बनाएंगे दो लेवल n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। पहले हम बोर लेवल बनाएंगे, बोर ने तो ये कहा था n इक्वल टू 2 के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर दो और n इक्वल टू 3 के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, और वहां से ट्रांजिशन करोगे तो एक ही लाइन मिलेगी स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 आर इन्वॉल्व इन द, इससे जो लाइंस मिलती है उन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना एच अल्फा लाइन। ये आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि एच अल्फा लाइन के लिए ट्रांजिशन जो होता है वो कौन कौन से ऑर्बिट मतलब कौन कौन से लेवल से होता है। तो n इक्वल टू 2 और 3 के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उससे जो हमें स्पेक्ट्रम में लाइन मिलती है दैट इज कॉल्ड एच अल्फा लाइन, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। In the figure A, B are the two K levels corresponding to n equal to 2, and 1, 2, 3 are the three K levels corresponding to n equal to 3. The separation मैं डायग्राम दिखाती हूँ, मैं डायग्राम से ही आपको समझाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, छोटा करना पड़ेगा क्या, यस थोड़ा तो छोटा हुआ बट ऊपर चला गया, और छोटा कर देते हैं। ओके, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोर लेवल भी बनाया हुआ है, तो सबसे पहले डॉटेड लाइन में ब्लू कलर से बोर लेवल बना देती हूँ, ये बोर लेवल है, ओके, और ये बोर लेवल जो है ये है n इक्वल टू 3, और ये है बोर लेवल n इक्वल टू 2, क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग तो केवल n से ही डिसाइड हो रहा था लेवल, तो केवल दो ही लेवल है,
तो 3 से 2 में क्या होना चाहिए, केवल एक लाइन आनी चाहिए, इसलिए हमें एक ही लाइन मिली थी। लेकिन बाद में ऑब्जर्व जब अपन ने स्पेक्ट्रम में किया था, सोमरफेल्ड के मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि ये लाइन एक की जगह बहुत सारी लाइंस मिल रही थी, तो वो बहुत सारी लाइंस जो है उन्हें हमने क्या कहा था, फाइन स्ट्रक्चर कहा था। और सोमरफील्ड ने कहा था कि इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 3 जो है वो एक से ज्यादा लेवल में आगे डिवाइड होता है और सब में से ट्रांजिशन होते हैं। तो अभी अभी अपन ने देखा कि सोमरफील्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास k की 1 2 और 3 वैल्यूज पॉसिबल होती है, यानी कि n इक्वल टू 3 के साथ में k अटैच कर दो तो 3 लेवल बनते हैं, और उन तीनों को नाम अपन ने दिया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 3 सोमरफील्ड के लेवल बनाए हैं, जिन्हें मैं रेड से डिनोट कर रही हूँ। तो लेवल 1 k इक्वल टू 3, ये k इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट। ये k इक्वल टू 2 और ये k इक्वल टू 1। तो ये जो तीनों लेवल है ये बेसिकली n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि n इक्वल टू 3 के अंदर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 रखा है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 में हमने देखा था कि k की वैल्यू दो मौजूद होती है, 1 एंड 2, तो दो लेवल आएंगे, उन दोनों को हमने नाम दिया है a एंड b। तो वो लेवल हमारे पास हो जाएंगे, एक तो ये वाला जो कि k इक्वल टू 2 में दिख रहा है आपको, और एक ये वाला जो कि k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1 में दिख रखा है। तो ये दो लेवल हमारे पास हो गए। अब हम ट्रांजिशन बनाते हैं, ट्रांजिशन हम बना देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या था कि k का जो वैल्यू है वो या तो +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, क्योंकि हम इमिशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है k की वैल्यू डिक्रीज ही होगी। तो हम देख लेते हैं किससे कौन से में ट्रांजिशन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर मुझे लेना चाहिए, क्योंकि ये दिखेगा नहीं अदरवाइज आपको। सो डार्क कलर कौन सा है यार, ये ब्राउन ही ले लेती हूँ चलिए। अब देखो यहाँ पे, या ब्राउन से तो ब्लैक में कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाला ट्रांजिशन, ये वाला ट्रांजिशन जो यहाँ से बना हुआ है, ये वाला ट्रांजिशन ध्यान से देखना। ओके, ये वाला ट्रांजिशन किससे किस में गया है, ये k इक्वल टू 1 से और k इक्वल टू 2 में गया है। k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 2 में गया है, इसका मतलब k फाइनल तो हुआ आपका ये, k फाइनल तो हुआ a, और k इनिशियल हुआ ये। तो k फाइनल माइनस k इनिशियल करोगे तो डेल्टा k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, विच इज अलाउड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल्स। और एक चीज और ध्यान रखिए, n तो चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजिशन है वो n इक्वल टू 3 से कहाँ जाना चाहिए, n इक्वल टू 2 में जाना चाहिए। इसलिए ऊपर के k3, k2 और k1 में, मतलब मैं यहाँ एक बार बना के थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक्चुअल में दो तीन लेवल तो ऊपर मिल गए, करेक्ट। सपोज ये k इक्वल टू 3 है, और ये k इक्वल टू 2 है, और ये k इक्वल टू 1 है, और ये तीनों जो है वो करस्पॉन्डिंग है n इक्वल टू 3 के। और यहाँ पर हमें दो लेवल मिले हैं, k इक्वल टू 2 मिला है और ये k इक्वल टू 1 मिला है, और ये मिला है हमें n इक्वल टू 2 में। ट्रांजिशन जो होना चाहिए n इक्वल टू 3 से 2 में ही होना चाहिए। तो 3 के 3 में मत कर देना, मतलब k से 3 से 2 ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसमें n चेंज हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या है, जो m चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, सो आपको यहाँ से ये ट्रांजिशन हटाना पड़ेगा। चलो हटा दिया। अब कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, देखो k इक्वल टू 3 से k इक्वल टू 2 में आया जा सकता है, तो एक तो आपको लाइन मिल जाएगी यहाँ पे, करेक्ट। k इक्वल टू 2 से k इक्वल टू 1 में आया जा सकता है, तो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इमिशन करना है, तो डेल्टा के जो है वो +1 ही होना चाहिए। -1 होता है अब्जॉर्प्शन के लिए, नीचे से ऊपर जाएगा तब वो मिलेगा, तो हमें डेल्टा के इक्वल टू +1, दो ही लाइनें मिलेगी हमें फिलहाल यहाँ पर, तो करेक्ट। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसके अंदर देखिए, तो यहाँ पे हमें दो लाइनें कैसे मिल रही है, क्योंकि ऊपर 3 लेवल है हमारे पास में। तो सबसे पहले k इक्वल टू 1 से, यस, यहाँ पर हमारे पास सॉरी k इक्वल टू +-1 दोनों पॉसिबल है, k इक्वल टू +1 और -1 दोनों पॉसिबल है। तो दो लाइनें जो बनाई है ये डेल्टा k इक्वल टू +1 के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से अब लाइन बनाते हैं -1 के करस्पॉन्डिंग, तो वो -1 के करस्पॉन्डिंग में ये देखो k इक्वल टू 1 से अगर 2 में चला जाए, 1 से 2 में चला जाए तो वो देख लीजिए। तो डायग्राम में अब डायरेक्टली लाइंस देखते हैं, कितनी लाइंस आपको मिल रही है, यहाँ पे 3 लाइनें मिल रही है, और उन तीनों लाइनों के अंदर आपके पास क्या मिल रहा है, आपको फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ पे आई है। तो ये कहाँ से आई है, k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 2। तो मैं देख लेती हूँ एक बार, k इक्वल टू 1 से 2 में लाइन मिली है, और उस लाइन को क्या नाम दिया है, थर्ड
ए। वाई थर्ड ए? क्योंकि थर्ड लेवल से स्टार्ट हुआ है और ए पर खत्म हुआ है, तो ये लाइन हो गई थर्ड ए। ये फर्स्ट ए है, तो फर्स्ट में आपके पास क्या है, k इक्वल टू 3 है, और ए में आपके पास क्या है, k इक्वल टू 2 है, तो ये भी अलाउड है, फर्स्ट ए भी अलाउड है, 3 से 2 आ गया। और आपको एक लाइन मिली है सेकंड बी, सेकंड का मतलब है k इक्वल टू 2, और ए बी का मतलब है k इक्वल टू 1, तो ये भी अलाउड है। और ये थर्ड ए जो है, थर्ड में आपके पास क्या था, k इक्वल टू 1, और ए में आपके पास क्या था, k इक्वल टू 2। ओके ओके, देखो ये वाले में, ये वाले में और ये वाले में, तीनों में देख लीजिए डेल्टा के या तो +1 है या फिर -1 है, 1 से 2 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में। ठीक है, तो +-1 पॉसिबल हो जाएगा, तो 3 लाइनें आपको मिल रही है। तो बोर के अकॉर्डिंग तो एक लाइन मिल रही थी n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में, एक ही लाइन मिल रही थी। और सोमरफील्ड ने देख लिया कि n इक्वल टू 3 से 2 में हमें क्या मिल रही है, 3 लाइनें मिल रही है, पर उनकी इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग होगी, वो देख ही पा रहे हैं। तो 3 लाइनें मिली है, थर्ड ए, फर्स्ट ए और सेकंड बी, सेकंड बी हमें लाइनें मिल रही है। ओके, सो ये हमारा डायग्राम हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला था। एक्सपेरिमेंटली a rather strong component was observed on the small wave number side of the main component second B। मतलब ये कहना चाह रहा है, calculation showed that this corresponds to exactly transition n equal to 3, k equal to 1 to k equal to मतलब थर्ड B वाली लाइन जो है, which is forbidden by the selection rule and hence not given by theory। इसका मतलब ये आ रहा है कि हमें थर्ड B की कोई लाइन यहाँ पर सोमरफील्ड के मॉडल से मिली नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन रूल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जबकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में थर्ड बी की भी लाइन ऑब्जर्व होती है, जो कि हमें नहीं पता है। सेकंड कंपोनेंट सेकंड बी वाज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट ए व्हाइल रिवर्स वाज द केस इन थ्योरी। एक्सपेरिमेंट में सेकंड बी की इंटेंसिटी जो है वो फर्स्ट ए से ज्यादा मिली थी, जबकि थ्योरी के हिसाब से ये बिल्कुल रिवर्स रिजल्ट मिला था, तो ये भी नहीं समझा पाए। अब ये जो डिस्क्रिपेंसीज आई है, ये क्यों आई है, तो सोमरफील्ड के भी लिमिटेशंस हो गए, ये रिजल्ट गलत मिल गया, ये रिजल्ट मतलब एक और लाइन मिल रही है जो सोमरफील्ड के मॉडल से नहीं मिली, और एक सोमरफील्ड से जो मिली है उसमें सोमरफील्ड को जो इंटेंसिटी मिली है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अंदर उनका ऑपोजिट मिला है। तो ये कैसे रिमूव हुई, बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अडॉप्टिंग द क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो हमने क्या, कौन सा रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाया, सोमरफील्ड का लगाया, इसलिए हमें अभी तक भी रिजल्ट सही नहीं मिले हैं। इसका मतलब और आगे थ्योरी की जरूरत पड़ी, और वो थ्योरी किसने कंसीडर करी, क्वांटम मैकेनिक्स ने कंसीडर करी। तो वो थ्योरी हम जो है पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन में, उसमें अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को भी इंक्लूड करेंगे। ये कर्व आपका एग्जाम में नहीं आएगा, सो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी ही बताई जा रही है बस। ठीक है, देखो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऐसा मिला था। अभी सोमरफील्ड से क्या मिला था अपन को, सोमरफील्ड से 2 लाइनें मिली थी अपन को, सॉरी 3 लाइनें मिली, सेकंड भी अपन को मिला था, और शायद थर्ड ए लाइन भी अपन को मिल गई थी, और एक सेकंड बी लाइन भी अपन को मिल गई थी, पर यहाँ पर और लाइनें आ रही है। तो एक्चुअल जो फाइन स्ट्रक्चर है एच अल्फा लाइन की, ये है जो सोमरफील्ड ने भी एक्सप्लेन नहीं करी थी। ठीक है, और ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शॉर्ट कमिंग्स क्या थी बोर सोमरफील्ड थ्योरी की, कंबाइंड अगर थ्योरी देखे अपन इनकी, तो वही चीज जो अभी आप उनको बताई थी मैंने अभी, वही है कि इनका शॉर्टकमिंग्स क्या था। ऑल्दो द थ्योरी टोल्ड हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द अलाउड स्टेट, क्योंकि सोमरफील्ड ने भी एनर्जी कैलकुलेट करी थी और बोर मॉडल ने भी कैलकुलेट करी थी, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांजिशन बिटवीन अलाउड स्टेट्स, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली थी, बट इट कुड नॉट टेल हाउ टू कैलकुलेट द रेट एट विच ट्रांजिशन टेक प्लेस। तो पहली कमी क्या रही थी, एनर्जी सही कैलकुलेट करी है, फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट करी है ऊपर से नीचे आते टाइम पे, लेकिन किस रेट से ट्रांजिशन होंगे वो नहीं समझा पाया मॉडल। सेकेंड आपके पास क्या है, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू वन ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन एटम्स लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, doubly ionized lithium. It fails when applied to the neutral helium atom which has only 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए
परफेक्ट होता है, परफेक्ट रिजल्ट देता है, इसके अलावा नहीं देता है। तो केवल एक एटम के लिए, केवल हाइड्रोजन के लिए तो अपन कोई थ्योरी कंसीडर नहीं कर सकते ना, हमें तो सबके लिए एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड ये कमी हो गई। थर्ड, as we have seen even in hydrogen like atom the theory becomes silent on the observed fine structure of spectral line। थर्ड वाला ये कह रहा है कि इवन हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी मॉडल ठीक से नहीं बता पा रहा है, क्योंकि मॉडल ने बताया कि 3 लाइनें आएगी और एक्चुअल में आ रही है 5 लाइनें। तो 5 लाइनों को आगे और एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि स्पिन को कंसीडर करके क्वांटम मैकेनिक्स ने बाद में किया। फोर्थ आपके पास आया, नो लॉजिकल रीजन वाज गिवन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर्स। The quantum numbers were introduced by Bohr as a postulate and ad hoc selection rules were adopted to explain the observed line। मतलब कोई अच्छा सा रीजन, लॉजिकल रीजन सिलेक्शन नंबर के, सिलेक्शन रूल्स के लिए नहीं दिया गया। ठीक है। इसके बाद आपके पास और कमी क्या आती है, द थ्योरी डिड नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में बात ही नहीं करी है। The success of the theory in dealing with the effect of a magnetic field on spectral line was only partial. It could not explain anomalous Zeeman effect। ये हम आगे पढ़ेंगे। एनोमलस जीमन इफेक्ट जो होता है उसको ये वाला मॉडल नहीं समझा पाया। सो ये सारी जो कमियां हैं वो रही गई। तो हमें ये सब कमियां, ये जो चीज थ्योरी नहीं पढ़नी है, एग्जाम में आपके पास सवाल क्या आएगा वो समझ लीजिए। एक तो आएगा कि सोमरफील्ड बोर के मॉडल में क्या कमियां रह गई जो सोमरफील्ड की जरूरत पड़ी, वो भी हमने पढ़ ली। सेकंड क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि सोमरफील्ड के मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, वो भी हमने पढ़ लिया। थर्ड क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि साइज और शेप कैसे डिसाइड होते हैं सोमरफील्ड में, वो भी हमने आज देख लिया। फोर्थ हो सकता है कि सोमरफील्ड ने फाइन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया, वो भी हमने देख लिया कि बोर मॉडल में जो एक लाइन मिल रही थी सोमरफील्ड में 3 लाइंस आ गई थी हमारे पास। फिर आएगा सोमरफील्ड मॉडल में कमियां कौन सी रही, तो वो आपने अभी कमियां देख ही ली है कि एक्चुअल में 5 लाइंस मिलती है और कुछ की इंटेंसिटी में भी ज्यादा कम होता रहता है। अब ये हमारे पास कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि एग्जाम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। सो अगर आपके पास, मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो एटॉमिक की आर राजकुमार वाली बुक फॉलो कर रही हूँ, उसके अंदर जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो सॉल्व प्रॉब्लम आपको करके जानी है एग्जाम में। मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं ये एक बार स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, बाकी समझना आपको ये, क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है। अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा हमारा सीरीज जो है। सो ये एक प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिए, देन टेक द स्क्रीनशॉट, पोज द वीडियो। इनमें से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, 100% चांस है कि आपको इनमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेगी ही मिलेगी। और एमएससी में तो ज्यादा आता है, बीएससी में तो फिर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, एमएससी में बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये सब आपको करके जाने हैं, क्योंकि सारे के सॉल्यूशंस इजीली दे रखे हैं और जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उससे ये सारे हो भी जाएंगे।
दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।